Hello my dear students and all the viewers of this channel SC English classes। तो भाई और बहनों और मित्रों कैसे हैं? मस्त है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि YouTube पे हमारी जो है इंग्लिश की जो कहानी थी वो शुरू हो चुकी है और प्रीपोजिशन चैप्टर जो है हम लोग लंबे समय से जो है पढ़ते आ रहे हैं। अभी एक दो वीडियोज और बनेंगे इस चैप्टर पे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है या जो इस चैनल पे नए हैं और पहली बार मुझे देख रहे हैं वो लोग जो है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच चुके। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने कहानी शुरू की थी, ग्रामर का बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था जिसका नाम है प्रीपोजिशन। ये चैप्टर हमने शुरू किया था और इसमें हम लोग अभी पढ़ रहे थे जनरल प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है ना। और बहुत सारे प्रीपोजिशन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। लगभग जितने जनरल प्रीपोजिशन होते हैं, चाहे वो प्लेस से रिलेटेड हो, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो, चाहे वो डायरेक्शन से रिलेटेड हो, या चाहे वो पोजीशन से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड हो, तो मैक्सिमम हमारा जनरल प्रीपोजिशन जो है वो खत्म हो चुका है। टाइम से रिलेटेड मैं कुछ प्रीपोजिशंस की आप बात करने जा रहा हूँ जिसमें अक्सर जो है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन बच्चों को होती है, और इसका जो है बड़ा सा पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस में। तो आप समझ ही गए होंगे। तो सिंपली जैसे कि बच्चे हम लोग पढ़ते हैं ना सिंस, हम लोग पढ़ते हैं फॉर, इसी में आता है फ्रॉम और इसी में एक प्रीपोजिशन आता है बाय। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने टाइम एंड टेंस चैप्टर के लिए। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि यही इसी प्रीपोजिशन में इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है ना। इस वाले प्रीपोजिशंस को जो टाइम से रिलेटेड है, और जब टाइम एंड टेंस चैप्टर की बारी आएगी जो जल्द ही आने वाली है, तो वहां पे जैसे ही ये शब्द आएंगे तो आपको मदद मिलेगा, ठीक है ना, इनके यूज को समझ करके वहां पे यूज करने का, ठीक है। तो गेट रेडी, शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें बच्चे फॉर वर्सेज सिंस के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर वर्सेज सिंस के बारे में। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए हैं पहले फॉर वर्सेज सिंस, जहां पे तकलीफ होती है लेकिन अब तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर के बारे में। किसके बारे में? फॉर के बारे में। एक चीज आप थोड़ी देर के लिए ये लेके चलो कि फॉर का मतलब होता है, जैसा कि बचपन से पढ़ते आए हो, पीरियड ऑफ टाइम। क्या पढ़ते आए बच्चों? फॉर का मतलब है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये जो है ना किसी फिक्स्ड समय की बात नहीं करता है। ये जब भी बात करेगा पीरियड की बात करेगा, ड्यूरेशन की बात करेगा। कौन? फॉर। तो हम लोग फॉर का इस्तेमाल बचपन से पढ़ते आए हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। सही बात है। अब पीरियड ऑफ टाइम में कौन कौन से समय आ सकते हैं, तो मैंने उसकी थोड़ी सी लिस्ट तैयार करने की कोशिश की है। आई होप इस लिस्ट को अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो कभी भी आपको तकलीफ होने वाला नहीं है। खूब ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब न्यूमेरल एडजेक्टिव का मतलब होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या होता है भैया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब सीधे सीधी बात है, नंबर की बात होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा कि हम लोग जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर चीजें पढ़ी जाती है तो दो प्रकार के नंबर की बात होती है। एक को जो हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं, ठीक है ना बच्चे, और एक को हम लोग ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कार्डिनल ये क्या होता है, तो जो भी 1 2 3 4 5 वाले नंबर्स होते हैं उनको हम लोग कार्डिनल कहते हैं, और जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले नंबर होते हैं उनको हम लोग ऑर्डिनल नंबर के नाम से जानते हैं। तो इसमें जनरली कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव का ही रोल आने वाला है, ठीक है। तो जब न्यूमेरल एडजेक्टिव दिया हो और सामने मिनट्स हो, आवर्स हो, डेज हो, वीक्स हो, मंथ्स हो, डिकेड्स हो, सेंचुरीज हो, ईयर्स हो, ये कुछ भी आएंगे तो इसमें हम लोग को क्या इस्तेमाल करना है? फॉर। किसका यूज करेंगे? फॉर का। जैसे फॉर 2 मिनट्स,
for 2 hours, for 3 days, for 7 weeks, for 2 weeks, for 2 months, for 3 months, for 4 minutes, for 10 hours। तो जब भी इस तरीके का सेगमेंट जब बनेगा स्ट्रक्चर कि कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव हो, मिनट्स हो, आवर्स हो, डेज, ये सब कुछ आएंगे, तो हम लोग इसके पहले किसका इस्तेमाल करेंगे? बोलो, फॉर का। किसका? फॉर का। खूब ध्यान से देखना। अगर मान लो कि न्यूमेरल एडजेक्टिव के जगह ये आपका ए या फिर एन केवल दिया हो, क्या दिया हो? इसका मतलब ही तो एक होता है, तो एन तो फिक्स है, आवर के साथ आएगा। बाकी ए मिनट हो, ए डे, अ वीक, ईयर, ठीक है ना, डिकेड, जो भी की बात होगी, तो जब ये भी पैटर्न होगा तो अपने को यहां भी क्या रखना है? फॉर ही रखना है। ठीक है। अगर ये सब लिखा, अ लॉन्ग पीरियड, अ लॉन्ग टाइम, एवर, अ वाइल, अ मोमेंट, अगर इस तरीके के शब्द लिखे होंगे फिर भी आपको किसका इस्तेमाल करना है? फॉर का। देखो होता क्या है ना कि पीरियड ऑफ टाइम समझते सब हैं, लेकिन कभी कभी ये सारे जो वर्ड एग्जाम में आ जाते हैं ना, बच्चे वहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कंफ्यूज करना मत, क्योंकि पीरियड का मतलब ही होता है ड्यूरेशन, कोई फिक्स्ड एग्जैक्ट टाइम की, स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं हो रही है। अगर लिखा हो द लास्ट या पास्ट, लेकिन इसके बाद अगर न्यूमेरल एडजेक्टिव देख करके फिर मिनट, डे, आवर वाली बात होगी तो भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। किसका? बोलो, फॉर का। अब अगर सीजन नामक शब्द लिखा हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ सीजन्स, मैं बात कर रहा हूं केवल सीजन नामक अगर वर्ड लिखा है तो अपने को फॉर का ही इस्तेमाल करना है। और मान लो न्यूमेरल एडजेक्टिव ना दे करके सवाल कहता है जैसे कई मिनटों से, घंटों से, दिनों से, सप्ताहों से, सालों से, तो अगर ये शब्द भी लिखा रहेगा ना विदाउट न्यूमेरल एडजेक्टिव तो भी अपने को क्या लेके आना है? फॉर। क्या लेके आना है? फॉर। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम का मैंने मेंशन कर दिया है कि कहीं से आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। जरा ध्यान से देखो, ये मैंने क्या लिखा है? पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या रहेगा? बोलो जरा, अगो। क्या रहेगा? अगो, AGO। ध्यान से देख लो, यहाँ पे सवाल फंसता है, ये तो सब जानते हैं, अटक जाते हैं यहाँ पे। जरा गौर से देखो, अगर पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी दिया हो, इसमें मंथ्स लिखा हो, 4 months, 3 months, 2 months, 1 year, 2 year, 3 year, कुछ भी लिखा हो, और यहाँ आपको पूछता है कि सिंस दोगे या फॉर दोगे, सिंस दोगे या फॉर दोगे, तो बच्चे क्या समझते हैं? उनको जैसे पीरियड ऑफ टाइम दिखता है, जैसे मान लो अगर यहाँ से लिखा रहे ना, जैसे आपको देना है फॉर, या बोलो क्या जी? सिंस। अगर मैंने लिख दिया 4 years ago, ठीक है। अब बच्चों को क्या, ये 4 years देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं और फटाफट वो फॉर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है? बोलो, रॉन्ग हो जाता है। अपने को एगो देखना है। क्या देखना है? बोलो, एगो। ये किसको बताता है? पास्ट के समय को बताता है, जो किसी स्पेसिफिक टाइम को शो करता है। तो इस स्ट्रक्चर में अपने क्या फिक्स करना है? बोलो, सिंस। क्या देना है? तो यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंस का, न कि फॉर का। कंफ्यूजन यही सब तो शुरू होता है और एग्जाम यहीं से आता है। फिर आगे देखो, ये मैंने लिखा है एक ऑल वर्ड रहेगा और पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपने सुना होगा ना, ऑल डेज, ठीक है ना, ऑल मंथ्स, ऑल ईयर्स, ये जो भी ऐसे शब्द रहेंगे। अब इसमें अगर आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना हो तो फिर बच्चे क्या समझते हैं? डेज है, मंथ्स है, ईयर्स है, और वो आराम से फॉर की तरफ चला जाता है। लेकिन याद रखना, जब ऑल पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो ना सिंस देंगे ना फॉर देंगे, और सवाल यहीं से एग्जामिनर पूछता है और आप कंफ्यूज करके कुछ भी टिक्का लगा करके चले आते हो। तो ऐसा नहीं करना है, समझ गए ना। याद रखना है, पीरियड ऑफ टाइम हो लेकिन एगो वर्ड होगा तो सिंस, और ऑल पीरियड ऑफ टाइम के साथ ना सिंस आता है ना ही फॉर आता है। और ये तो सारा का सारा पीरियड ऑफ टाइम है। तो आई होप आपको फॉर की कहानी समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज टेक योर टाइम एंड नोट दिस ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू फॉर ऑन योर नोटबुक। तो जैसा कि आपने फॉर का यूज देख लिया, अब थोड़ी सी कहानी को ना और डुबा के लेके चलते हैं। देखो, जनरली जो बच्चों का कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि ये जो फॉर नामक वर्ड है ना, ये अगर इसकी हम बात करें तो बच्चे क्या समझते हैं कि जब प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, ठीक है भाई, या जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो हम लोग फॉर का यूज करते हैं। किसके लिए बच्चे? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए बोलो जरा? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो हर कोई जानता है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तीनों में करते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। लेकिन आई हैव रिटन 3 sentences. Okay, first is he waited for me dash 2 hours. She goes there dash 2 hours every day and my sister will be in Delhi dash the next 5 days. अब ये मैंने सेंटेंस क्यों लिखा? क्योंकि ये जो आप जानते हैं ना कि जब आएगा तब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही फॉर आएगा, तो ये ठीक है, लेकिन ऐसा 100% अगर आप कहेंगे तो ऐसी बात नहीं है। फॉर का इस्तेमाल हम लोग सिंपल पास्ट में भी कर सकते हैं, फॉर का प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, और फॉर का प्रयोग हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर का मीनिंग यहाँ अलग होगा। ठीक है ना बच्चे? मतलब मैंने क्या कहा कि if you think that for is always used with these 3 tenses, present, past, future, perfect continuous tense to show period of time, it's absolutely correct, but we can use for in different sentence to show time with these 3 more tenses, that is simple past और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो बात ये है, ठीक है ना बच्चे? इसलिए जरा सब यहां समझते हैं कि फॉर की मीनिंग क्या होगी। देखो, अगर मान लो मुझे बेसिक्स ही बताना होता तो फिर वही कहानी हो जाती कि यहाँ यूज कर लो फॉर का पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए। एक और लोग जो है हॉट ट्रिक बोल के पढ़ाते हैं क्या, कि अगर जिस टाइम में एस और ईएस ना जुटे, मतलब जिसका प्लूरल नहीं बनता है उसमें सिंस लगा देते हैं, और जिसका प्लूरल बन जाता है उसमें फॉर लगा देते हैं। ये थोड़ा सा कहीं कहीं ट्रिक चलता है, लेकिन हर जगह नहीं चलेगा। जैसा कि आपने अभी देखा, हमने क्या लिखा था? एगो वाला लिखा था ना जी। जैसे मैंने लिखा ना 4 days ago, तो जो अगर वो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि टाइम का प्लूरल होगा तो हम लोग फॉर लेके आएंगे, तो ले आओ। यहाँ पे अगर तुमने फॉर रखा तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे अपने को क्या रखना है जी? सिंस। तो उस ट्रिक के ऊपर जाएंगे तो कंसेप्ट से हाथ गवाएंगे, ठीक है ना जी? इसलिए वहां नहीं जाना। अब जरा यहाँ देखो, ही वेटेड फॉर मी, उसने मेरा वेट किया। कितने देर के लिए बोलो जरा? फॉर 2 hours, 2 घंटों के लिए। यानी कि यहाँ फॉर किसके स्वरूप में यूज हुआ है? बोलो जरा। के लिए के सेंस में यूज हुआ है। अब जरा ये देखो, सी गोज देयर, वो वहां जाती है। फॉर 2 hours every day, कितने देर के लिए बोलो? प्रत्येक दिन जाती है 2 घंटों के लिए। तो यहाँ भी फॉर का इस्तेमाल किसके सेंस में हुआ? के लिए के सेंस में, सॉरी, ठीक है। माई सिस्टर विल बी इन दिल्ली, मेरी बहन दिल्ली में होगी। बोलो फॉर द नेक्स्ट 5 days, कितने दिनों तक के लिए? बोलो जरा। 5 दिनों तक के लिए। तो यहाँ ये किसके लिए बता रहा है? तक के लिए के सेंस में। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि फॉर का इस्तेमाल यही नहीं होता है, यहाँ भी होता है। उसका सेंस 2 आता है, के लिए के सेंस में और तक के लिए के सेंस में। इसलिए फॉर का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तीनों के साथ किया जा सकता है। तो ये रहा ज्ञान का बात, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सेंस के तरफ। तो आई होप इसको फटाफट नोट करिए आप। तो
फॉर की कहानी समाप्त हो चुकी थी। अब हम लोग पढ़ते हैं सिंस के बारे में। किसके बारे में? सिंस। किस टाइम को सिंस शो करता है? तो आपने बचपन में पढ़ा होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए बच्चे? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि कोई स्पेसिफिक, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम अगर है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बोलो जरा। सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने थोड़ी सी लिस्ट फिर यहाँ बना दी है, और इतना पढ़ने के बाद कभी भी जीवन में आपको सिंस और फॉर को यूज करने में तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा सा पोर्शन इसका बचेगा जिसको मैं टाइम एंड टेंस के नामक चैप्टर में इसको क्लियर करूंगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं यहाँ इस पे नहीं जोर कर रहा हूँ कि किस टेंस में किसको रखना है, बल्कि जब ये टेंस की चैप्टर आएगी तो वहाँ एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस टेंस में फॉर, सिंस, बाय या फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत झलक की बात हो रही है, बाकी कहानी टाइम एंड टेंस में क्लियर की जाएगी, ठीक है बच्चे। जरा ध्यान दे दो मैंने क्या लिखा है। अगर नेम ऑफ द डेज हो, मंथ्स हो, ईयर्स हो, पार्ट्स ऑफ द डे हो, सीजन्स हो, फेस्टिवल्स हो या इवेंट्स हो, खूब प्यार से समझना। अगर डे जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे वगैरह नाम हो, दिन का नाम। अगर मंथ्स का नाम दिया हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जो भी हो। पार्ट्स ऑफ द डे कहने का मतलब है जैसे कि मॉर्निंग, जैसे कि इवनिंग, जैसे कि नाइट, ये सारी चीजें दी हो। सीजन याद रखना, नाम सीजन का अगर आएगा तो सिंस, केवल सीजन शब्द लिखा रहेगा तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो सीजन का नाम जो भी हो, फेस्टिवल का नाम जो भी हो, या फिर किसी घटना का अगर जिक्र किया जाए तो हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं, न कि फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चे। जरा आगे देखो, मैंने लिखा अगर ओ क्लॉक दिया हो, AM या PM वर्ड दिया हो, ठीक है ना, तो हम लोग उस समय भी सिंस का ही इस्तेमाल करते हैं, ना कि फॉर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने लिखा स्टेज ऑफ वंस लाइफ, जैसे चाइल्डहुड सुना होगा, यूथ सुना होगा, अडल्टहुड सुना होगा, तो जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये जो भी स्टेज की बात होती है तो भी हम लोग यहाँ किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। अगर लास्ट के साथ दिया हो, मंडे या यानी कि नेम ऑफ द डेज, नेम ऑफ द मंथ्स या नेम ऑफ द सीजन्स या पार्ट्स ऑफ द डे का नाम हो, तो हम लोग लास्ट के पहले किसको यूज करेंगे? सिंस को। अगर केवल वर्ड लिखा हो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो अगर ये भी स्ट्रक्चर हो तो भी किसका इस्तेमाल करेंगे? बोलो जरा। सिंस का। तो कितना आसान है ना। और एक बात और, फॉर का यूज कर सीख लो, जो बच गया सिंस लगा देना। सिंस को याद कर लो, खत्म, जो बच गया क्या लगा देना? फॉर लगा देना। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज ऐड कर लेना, ठीक है बच्चे, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स पे आऊंगा कि जब बात होती है ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो वहां पे हम लोग सिंस का इस्तेमाल, ठीक है ना, नहीं करते। सिंस के जगह पे हम लोग फ्रॉम को लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं बच्चे? बोलो। फ्रॉम को। किसको? फ्रॉम को। एक ये चीज याद रख लेना। दूसरी चीज मैं अगर बोलूं तो थोड़ा सा बाई को याद रख लेना कि बाई का इस्तेमाल हम लोग जनरली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। फ्यूचर किसमें? बोलो। परफेक्ट टेंस में, जिसका मतलब आता है तक। क्या होता है? बोलो। तक। जैसे कल तक, परसों तक, सोमवार तक, मंगलवार तक, 2 महीनों तक, 3 महीनों तक। तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के जगह किसका प्रयोग करते हैं? बोलो जरा। फ्रॉम का यूज करते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा ना आपको। तो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट करिए। तो जैसा कि आप सभी क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे, फटाफट देखते देखते ही जो है ना टिक आउट करना शुरू कर दीजिए कि किसमें जो है सिंस, किसमें फॉर लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ही हैज बीन रीडिंग सिंस फॉर 5 डेज। दूसरे में जो है 5 डेज एगो है। तीसरे में द लास्ट 5 डेज। फिर मंडे है और लास्ट मंडे है, ऑल डे लिखा है।
2 सीजन्स है, समर है, तो क्या लगेगा? फटाफट फटाफट टिक करिए। चलिए, बहुत बच्चे सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं आंसर को देखते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, जरा सोचिए यदि हम लोग लाइव ये पढ़ते ना यूट्यूब के चैनल के मदद से तो कितना मजा आता। आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में करते, मैं देखते जाता कितने लोग का सही है, कितने लोग का जो गलत है, नाम मेंशन होता, मजा आ जाता ना। इसलिए तो बोल रहे हैं सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ा फटाफट। 650 के करीब में हम लोग जा चुके हैं, बस थोड़ा सा और मेहनत करोगे फटाफट हम लोग पहुँच जाएंगे 1000 के करीब में, ठीक है ना। बहुत खुशी होगी कि रक्सौल जैसे छोटे से जगह पे खैर हम लोग 650 के भी करीब में पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। लेकिन देखते ही देखते कुछ दिन और लगेंगे और आप लोग जब साथ में है तो टेंशन की कौन सी बात है। तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट, ठीक है ना, और कराओ जितने भी फ्रेंड्स है जो भी है उनको बोलो सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। फिर देखते हैं ताकि हम लोग लाइव आ जाए, मजा आ जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन देखो, ही हैज बीन रीडिंग सिंस फॉर 5 days। तो ये तो यहाँ पे 110% पीरियड ऑफ टाइम की बात हुई है, तब इसमें क्या लगाएंगे बोलो? फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। चेक करना तुम्हारा कितना में कितना आ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग, अब यहाँ पे एगो नामक शब्द आ गया ना, जो बच्चे समझ रहे होंगे ये वाली कहानी गलत कर देंगे। यहाँ क्या आएगा बोलो जरा? सिंस आएगा। सीता हैज बीन इल, सिंस और फॉर लास्ट 5 days, तो यहाँ तक पीरियड ऑफ टाइम आ गया ना, तो क्या लगाएंगे बोलो? फॉर। क्या लगाएंगे बोलो? फॉर। सी हैज बीन इल सिंस और फॉर मंडे, ये तो आ गया पॉइंट ऑफ टाइम ना, तो सिंस जाएगा चूंकि नेम ऑफ द डे है। अगला देखते हैं, सी हैज बीन डांसिंग सिंस और फॉर लास्ट मंडे, तो फिर तो नेम ऑफ द डे आ गया, सिंस लगा दो भाई। इट हैज बीन रेनिंग, अब बता ऑल डे है, तो मैंने बोला था ना ऑल के बाद पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो कुछ लगेगा जी ना, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ना। सी हैज बीन लिविंग हियर सिंस और फॉर, देखो सीजन शब्द लिखा है, सीजन का नाम नहीं है तो क्या लगाओगे? फॉर। और यहाँ पे समर लिखा है तो क्या लगा दोगे? सिंस लगा दोगे। तो भैया मेरे तो 8/8 अपॉन सही हो गए। आपके कितने हुए कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख करके बताना कितना करेक्ट हो रहा है। आई होप कि मजा आ गया होगा। सिंस और फॉर में कोई तकलीफ होगा ही नहीं, क्योंकि इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको दिया गया। अगर आप फंसते हो तो भैया तुम्हारा नुकसान है, इसलिए वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो, मजे से देखो, ठीक है ना। अब जो है यहाँ से लगभग अपने सारे जनरल प्रीपोजिशन की कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन के बारे में, फिर बात होगी कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में। लेकिन मैं सबका चर्चा नहीं करूंगा, कुछ ही का चर्चा करूंगा। और 1-2 वीडियो में चाहूँगा कि जो भी एकेडमिक सेक्शन के मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 12th के अगले साल एग्जाम देंगे या फिर जो 10th वगैरह का बोर्ड देने वाले हैं, उन बच्चों का काम चल जाए। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो तुरंत जो है PDF फाइल भेज दिया जाएगा जिसमें पूरी की पूरी लिस्ट होगी फ्रेजल, फिक्स्ड और इडियोमेटिक प्रीपोजिशंस की। और वहाँ से आप जितना ज़्यादा हो सके यहाँ से याद करते चलिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं 1-2 वीडियोज में फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट कर रहा हूँ जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 1-2 वीडियोज और बनने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें जो है कॉमन एरर से क्वेश्चन होंगे, क्लोज टेस्ट से कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और बोर्ड रिलेटेड भी जो ऑप्शन वाले छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आते हैं उस पर भी बात होगी। और बहुत ऐसे कंसेप्ट जो अगर इसमें छूट गए होंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से आपके तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो 1-2 मैं आज फ्रेजल वर्ब पढ़ा दे रहा हूं बच्चे, फिर हम लोग आगे की वीडियोज में आगे की कहानी को देखेंगे। तो आई होप फटाफट क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, गौर से देखो इस चैनल को। जो कहीं नहीं मिलता वो यहीं मिलता है। सीधी सीधी बात है, कॉन्सेप्ट की बात होती है यहाँ, और कोई दूसरी बात हमारे यहाँ नहीं होती है। और शायद इसी का देन है कि 650 को करीब हम और यानी कि अपना ये पूरा SC इंग्लिश क्लासेस का परिवार पहुँच रहा है। और जो भी बच्चे 10th वाले हैं, इस बार 10th उनका जो है बेहतरीन तरीके से जिन्होंने पास आउट किया है, अगर इंग्लिश जो है अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहते हो, तो रुको मत भैया, जल्दी से यहाँ जुड़ जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करना, CK शर्मा लिख करके मैं आऊँगा। हर जगह केवल और केवल इंग्लिश वाली बात होती है, ठीक है ना। हंसी मजाक वाली भी बात होती है, मोटिवेशन वाली बात होती है, ठीक है ना। तो याद रखना, जम के पढ़ाई करनी है, ठीक है ना।
तो जनरल प्रीपोजिशन की तो बहुत सारी बात हो गई, लगभग 16-17 वीडियोज मैंने आपको बना दिए हैं, ठीक है ना। और कहानी जो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर अगली वीडियो में हम लोग आएंगे बच्चे, देख लो, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस बोल लो, ठीक है बच्चे, या फ्रेजल वर्ब्स भी बहुत लोग बोलते हैं, या इसको लोग जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोलते हैं। तो बहुत ऐसी बातें हैं, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब, इसको फ्रेजल प्रीपोजिशन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बेसिक्स वाले वीडियो में ध्यान से देखना, नाउन फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस, वर्ब्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो मैं सबको एक साथ लेकर के चलूंगा, कुछ मैं वही यहाँ पे मेंशन करूंगा, ठीक है ना, जो एकेडमिक सेक्शन से रिलेटेड है, थोड़े बहुत कंपटीशन सेक्टर से भी रिलेटेड। लेकिन हाँ, यदि आपको किसी भी प्रीपोजिशन में तकलीफ होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है ना, उसको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला मैं जिस फ्रेज की बात करने जा रहा हूं, हालांकि देखो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे ना कि फ्रेज क्या होता है, ये कौन सा सर लाइन पकड़ लिए है। देखो, दो चीजें होती है बेटा, एक होता है फ्रेज और एक होता है सेंटेंस, ठीक है ना। ये फ्रेज क्या है और ये सेंटेंस क्या है, ये जो है ना बाबू, ये कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है ना। कंप्लीट सेंस, पूर्ण मतलब पूरा अर्थ देता है, और ये जो है ना ये इनकम्प्लीट देता है, इनकम्प्लीट जो है ना बेटा ये सेंस देता है। और दूसरी बड़ी बात ये है, ये तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट की बात हो गई। अब यहाँ जो है ना, जो भी आप पंक्चुएशन देते हो, चाहे आप फुल स्टॉप की बात कर लो, ठीक है बच्चे, या आप क्वेश्चन मार्क की बात कर लो, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये सारी चीजें हम सेंटेंस के अंत में देते हैं, और ये तो कंप्लीट सेंस देता ही नहीं है, तो इसके अंत में कोई भी हम लोग इस जो है ना कि पंक्चुएशन की हम लोग बात नहीं करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब तक फ्रेजल को किसी सेंटेंस में हम नहीं रखेंगे तब तक ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। तो यही फ्रेजल जो है वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, इसी को हम लोग फ्रेज के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस का क्या होता है, हिस्सा होता है जो कंप्लीट सेंस ना दे करके इनकम्प्लीट सेंस देता है, तो यही फ्रेज होता है। और इसी फ्रेज जो है ना, कोई वर्ब फ्रेज का काम करता है, कभी कभी नाउन में प्रेपोजिशन जुड़ करके फ्रेज बना लेता है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था ना प्रेपोजिशन के शुरू में कि कब प्रेपोजिशन जो है एडजेक्टिव का काम करता है, कभी एडवर्ब का काम करता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी थी, ठीक है ना। अब जरा आगे बढ़ते हैं, देख लो जरा सा। जैसे ये एक वर्ड हमने लिखा अग्री, क्या लिखा बच्चे बोलो, अग्री, ठीक है ना। अब एग्री नहीं, अग्री, ठीक है। अब ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। मैंने क्या बोला, उसी को मैं लेकर के चलूंगा वीडियोज में जो अपने एग्जाम में पूछते हैं या पूछे जा चुके हैं। ये हमने लिखा अग्री, जो अपने आप में एक वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है, वर्ब का। अब देखो, अग्री के साथ ना दो प्रेपोजिशन आते हैं बेटा, कितने बोलो, दो। एक तो अग्री टू होता है और एक अग्री विथ होता है। क्या बोला मैंने, एक अग्री टू और एक अग्री विद होता है। अब ये अग्री विद कहाँ आएगा, अग्री टू का आएगा। अब जरा सा ध्यान से देखो, अग्री टू की बात होती है प्रोपोजल के लिए। किसके लिए बच्चे, प्रोपोजल दिखाने के लिए, या किसी के अगर वर्क से। अग्री का मतलब समझते हो ना, सहमत होना, अपनी सहमति दिखाना, ये वर्ब है। ये क्या है बोलो, वर्ब है। और इसके साथ में दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक टू और दूसरा क्या आता है बोलो जरा, विद। तो टू कब आएगा, जब प्रोपोजल की बात होगी, जब किसी वर्क की बात होगी, टास्क की बात होगी। अग्री विद क्या आएगा, ये जब पर्सन से आप अगर सहमत हैं, किसी व्यक्ति से सहमत है, तो फिर हम लोग अग्री के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, बोलो, विद का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूँ ना, ठीक है, जरा गौर से देखना और तुम ही बताना कि क्या रखना उचित होगा। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, आई डोंट अग्री टू और विद योर प्रपोजल, ठीक है। एक मैंने सेंटेंस लिखा, आई अग्री विथ टू
यू। ठीक है जी, 2 मैंने सेंटेंस लिखे, ये बोर्ड से रिलेटेड है, आता भी एग्जाम में, आया हुआ भी क्वेश्चन। अब तुम ही जरा बताओ, आई डोंट अग्री योर प्रपोजल, यहाँ इंसान से आप अग्री नहीं हैं, इंसान के प्रपोजल से आप अग्री हैं। तो जब प्रपोजल की बात आएगी तो क्या रखोगे, बोलो जरा, टू। क्या रखोगे, टू। और यहाँ देखो आई अग्री विद और टू यू, तो ये तो यू किसी ना किसी किसको शो कर रहा है, बोलो जरा, पर्सन को। किसको, पर्सन को, या राम श्याम मोहन कुछ भी होता, व्यक्ति को डिनोट करने वाला कोई अगर वर्ड होगा तो उसके साथ हम लोग क्या लेके आएंगे, बोलो जरा, विद को लेके आएंगे। किसको लेके आएंगे, विद को। तो आई होप ये अग्री टू और अग्री विद आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जरा बताओ, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए क्या आप हमसे अग्री हैं, क्या लगाएंगे, विद या टू, बोलो क्या लगाओगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अब अगली बात करते हैं, क्या आप चंदन सर की बातों से अग्री हैं, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे या विद लगाएंगे, ये आप समझना। क्या आप हमारे कंटेंट से, क्या आप हमारे कॉन्सेप्ट से अग्री हैं, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे या विद लगाएंगे, ये आप समझना। क्या हमारे इस काम से आप अग्री हैं, टू लगाएंगे या विद लगाएंगे, ये आप जरा से समझो। क्या आप चंदन सर से अग्री हैं, विद लगाएंगे या टू लगाएंगे, एक एक करके कमेंट बॉक्स में लिख देना। आई होप बेसिक्स है, समझ में आ गया होगा। चलो एक और थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो, ऐसे प्रीपोजिशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये पहाड़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे चलेंगे तो पहाड़ दिखेगा। ठीक है ना जी, पहाड़ नहीं है, ये बस विचार है बच्चों का जिन्होंने बिना काम का इस चैप्टर को पहाड़ बना दिया है। कॉन्सेप्ट डीपली समझोगे, बेहतरीन एग्जाम्पल्स देखोगे तो तकलीफ कभी भी होना नहीं है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट करो फटाफट। तो अग्री का तो कहानी खत्म हो गया। अब दूसरी कहानी देखते हैं, ठीक है ना। अब जरा सा देखो, ये है एक वर्ड होता है एंग्री, क्या होता है बच्चे, और इसी से एक वर्ड होता है अनॉयड। क्या होता है, बोलो जरा, अनॉयड। यानी कि जो अग्री होता है ना, डिसअग्री भी होगा तो वही काम करेगा, उससे रिलेटेड कोई भी शब्द। और एक होता है, क्या बोलो बच्चा, अनॉयड। क्या होता है, अनॉयड। अब ये दोनों जो है ना, ये जरा गौर से देखना, इनके साथ जो है ना 2 प्रीपोजिशन आते हैं। कितने बोलो, 2। एक प्रीपोजिशन आता है, ठीक है ना, एट। क्या आता है, बोलो बच्चा, एट। और एक प्रीपोजिशन आता है विद। क्या आता है, बोलो, विद। तो एंग्री एट या एंग्री विद, या अनॉयड या एंग्री, दोनों एक ही चीज है, खूब प्यार से समझना। तो विद की जब बात आएगी तो एंग्री मतलब क्या होता है, नाराज। क्या है जी, नाराज, नाराजगी, ठीक है ना, गुस्ताखी। तो इनके साथ जब विद आएगा, तो जब भी विद का कहीं भी जिक्र हो तो समझना पर्सन से नाराजगी होने वाली है। किससे नाराजगी है, बोलो बेटा, पर्सन से। किससे, पर्सन से। लेकिन जब नाराजगी आपके बिहेवियर के कारण आ जाए, किसके कारण, या आपके किसी काम पे किसी को गुस्सा आ जाए, नाराज हो जाए, तो वहां पे एट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, एट का। कहीं ना कहीं ये इंटेंशन को शो कर रहा है ना, कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन को शो कर रहा है ना, कि एट किस पे, तो तुम्हारे मिसबिहेवियर पे, तुम्हारे काम पे, एट फिक्स जगह पे बता रहा है, इंटेंशन को शो कर रहा है। लेकिन मैं सोहन से नाराज हूं। किससे नाराज हूं, बोलो, सोहन से, मैं रोहन से, मैं तुम से, मैं तुम लोगों से नाराज हूं। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, जरा प्यार से समझना। अगर मैंने लिखा कि आई एम एंग्री, अब यहाँ विद और क्या मिला, एट, यहाँ हमने लिख दिया योर मिसबिहेवियर। देख लो ये सेंटेंस। और एक मैंने लिखा आई एम नॉट अनॉयड एट या विद, यहाँ हमने लिख दिया भैया रोहन। क्या लिख दिया, रोहन। अब तुम ही बताओ कहाँ क्या लगाओगे, फटाफट बोलो, बोलो ना जी, नहीं सुनाई दे रहा है। क्या लगाएंगे, पहले वाले में तो बिहेवियर की बात हो रही है, किसी काम धाम से नाराज हो गया आदमी तो एट, दूसरे में किसी व्यक्ति से नाराजगी है तो क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विद।
तो यही है फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रेजल प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात को, ठीक है ना। और गौर से पढ़ते चलना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस यही सबसे पूछे जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एस इंग्लिश क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।